जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं रुक्मणी प्रकाशन का सिपाही भर्ती परीक्षा बिहार पुलिस का जो छठा सेट है, देखेंगे अभी। तो अभी कुछ मैथ का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं, एक नंबर है ढाल। ढाल क्या होगा, यानी कि एक और दो के बीच। इसको अगर आप हल करेंगे तो क्या निकलेगा, π/4। मैं मैथ और इंग्लिश का सिर्फ आंसर बता दे रहा हूँ। तो दूसरा नंबर है माध्यिका ज्ञात करने के लिए कह रहा है। माध्यिका का जो कि सूत्र होता है n+1/2। तो इसमें जो है इसका जो अगर आप हल निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 56, यानी कि इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी घन के प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि करने पर इसका आयतन में कितना % वृद्धि होगा। तो आयतन में 237 जो है 37.5 डिग्री 237% जो है वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई दोनों दुगुने कर दिया जाए, इसका आयतन क्या होगा। तो दुगुना करने पर आयतन क्या हो जाएगा, आयतन जो है 8 गुना होगा। नेक्स्ट है, 20 kg स्प्रिट एवं पानी के मिश्रण में 10% पानी है। पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करने के लिए मिश्रण में कितना पानी जो है डालना होगा। इसको अगर आप हल करें क्या होगा, 4। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, यानी कि इसमें जो है करेक्ट जो है जो सही है उसको चुनना है स्पेलिंग। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक नंबर जो है कंटिन्यू, ये क्या है, सही है इसका स्पेलिंग। नेक्स्ट है, वह कहीं नहीं जा सकता। इसका जो है इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा, तो वह कहीं नहीं जा सकता, इसका क्या हो जाएगा, ही कैन नॉट गो एनीवेयर, सी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, चूज द करेक्ट सफिक्स टू मेक द मीनिंग क्लियर, डोंट वी वर्क हॉल, इसमें क्या हो जाएगा, तो 8 नंबर का होगा BIC। नेक्स्ट है, चूज द ऑप्शन दैट कंटिन्यू इरर, जो इरर है जैसे कि बॉयज हैव डन मिस्टेक, तो इसमें क्या इरर है, तो सी नंबर, यानी कि डन जो है DONE, गलती। मिस्टेक करने के अर्थ में डन का प्रयोग न करके मैड अथवा कमिटेड का प्रयोग होता है। क्या होता है, कमिटेड का प्रयोग। नेक्स्ट है, चूज द रॉन्गली स्प्लिट वर्ड, तो इसमें कौन सी गलत है, तो एक नंबर जो है ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, जब नींबू के रस को खाने के सोडा में डाला जाता है, यानी कि नींबू के रस इसको अगर खाने के सोडा में डाला जाता है तो उसमें तेज उत्फुलन होता है, क्योंकि उसमें कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, ये हाइड्रोजन उत्पन्न होता है। कौन सा, हाइड्रोजन। जब नींबू के रस को खाने के सोडा पर डाला जाता है तो H2O2 और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उत्पन्न होती है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा, साइट्रिक। नाइट्रिक अम्ल की अगर बात करेंगे तो HNO3 इसका सूत्र होता है, और HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल, इसका प्रयोग सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। तो सोना और चांदी को शुद्धिकरण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, HNO3 का प्रयोग किया जाता है। ऐसे यौगिक जो अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करता है, अम्ल एवं जल देता है, उसे भस्म कहते हैं। सब कुछ pH मान है, जैसे समुद्री जल का pH मान कितना, तो 8.4 समुद्री जल का pH मान हो गया। ब्लड का 7.4 और मूत्र का अगर pH मान की अगर बात करेंगे तो ये जो है 6 हो जाता है। उस तरह नींबू का 2.4 हो जाता है। इस प्रकार जो है pH मान में P का अगर H की अगर फुल फॉर्म की बात करेंगे तो पावर ऑफ हाइड्रोजन हो गया उसका फुल फॉर्म। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, फेन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातुकरण के लिए किया जाता है। तो किसके धातुकरण, ये सल्फाइड अयस्क हो जाएगा, एक नंबर आंसर सही होगा। यानी कि फेन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग सल्फाइड अयस्क धातुकरण के लिए किया जाता है दोस्तों। जिंक सल्फाइड की अगर बात करेंगे तो जिंक सल्फाइड ZnS इसका सूत्र होता है, और इसका प्रयोग पिगमेंट के रूप में किया जाता है। जिंक क्लोराइड ZnCl2 इसका प्रयोग टेक्सटाइल उद्योग में कार्बनिक संश्लेषण में ताम्र, कांच आदि के सतह को जोड़ने में किया जाता है। नेक्स्ट है, शरीर के साथ संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो कि शरीर को ठंडी अनुभूति देती है स्प्रिट, तो क्या होगा, वह जो है अत्यंत वाष्पशील होता है। इनकी इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। स्प्रिट का प्रयोग एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH, C2H5
OH। इसमें जो है प्रयोग किया जाता है स्प्रिट का, अल्कोहल उद्योग में। गन पाउडर की खोज रोजन बैंकन ने किया था। गन पाउडर। RDX, इसकी खोज जो है RDX की खोज 1899 ईस्वी में RDX की खोज हैंस हैनिंग ने किया था। भारत के पूर्व जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी, इसकी हत्या 21 अप्रैल 1991 ईस्वी को RDX विस्फोट के कारण ही हुआ था। नेक्स्ट है पेट्रोल की स्फोटन रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका किसका प्रयोग किया जाएगा, तो टेट्रा एथिल सीसा के लिए बी नंबर आंसर होगा। पेट्रोल की स्फोटन रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए टेट्रा एथिल सीसा का प्रयोग किया जाता है। अयस्कों से धातु के निष्कर्षण और परिष्करण में सम्मिलित विभिन्न प्रक्रमों को धातु कर्म कहते हैं, जैसे फ्लक्स हो गया, निस्तापन हो गया, और धातुमल गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बने पदार्थ को क्या कहते हैं, धातुमल कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कास्ट के आश्वन द्वारा बनाए गए अल्कोहल कौन सा है, तो कास्ट के आश्वन द्वारा बनाया गया अल्कोहल है वो कौन सा हो जाएगा, तो मैथिल अल्कोहल, यानी 1 नंबर इसका सही होगा। मैथिल अल्कोहल, जिसका सूत्र की अगर बात करेंगे, मैथिल अल्कोहल इसका सूत्र होता है CH3OH। क्या सूत्र होता है, CH3OH। एथिल अल्कोहल की अगर सूत्र की बात करेंगे, एथिल अल्कोहल, तो इसका सूत्र होता है C2H5OH। तो C2H5OH जो है एथिल अल्कोहल का सूत्र हो गया। एथिल अल्कोहल इसका जो प्रयोग है, इसको अनाज अल्कोहल भी कहते हैं। तो एथिल अल्कोहल को क्या कहते हैं, अनाज अल्कोहल भी कहते हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी का नियम तत्वों एवं भौतिकों के रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी था, मेंडलीव के आवर्त सारणी में 9 वर्ग था, 7 वर्ग, 7 आवर्त, कितना, तो 9 वर्ग और 7 आवर्त थे मेंडलीव के आवर्त सारणी में। आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के अनुसार तत्वों के गुण परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, इतना आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आषाढ़ का एक दिन, यह किसकी रचना है, ये जो प्रसिद्ध रचना किसकी हो जाएगा, तो मोहन राकेश की प्रसिद्ध रचना है आषाढ़ का एक दिन। नेक्स्ट दोस्तों वैदिकी हिंसा डैश न भवती, नाटक के शीर्षक, इसको पूरा करना है, इसका क्या हो जाएगा, वैदिक हिंसा न भवती, इसका मतलब क्या होगा आंसर सी होगा, वैदिक हिंसा न भवती। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक में कौन सा काल है, यानी कि ये जो है कौन से काल का यह वाक है, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, तो कौन सा हो जाएगा, ये जो सामान्य भविष्य काल का बोध होता है, किसमें, तो सामान्य भविष्य काल। नेक्स्ट है निम्न में से सही शब्द का चयन करना है, जैसे मृदुगल, तो कौन सा हो जाएगा इसका, अगर आप देख रहे हैं इसका बर्तनी सूत्र कौन सा, सी नंबर राइट आंसर होगा। इसमें भी कह रहा है 20 नंबर में भी कि सही बर्तन ही चुनना है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, निरीश्वरवादी, यानी क्या हो जाएगा, इसका सी नंबर सही आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रा कौन है, तो विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रा कौन हो जाएगा, जूल Kg−1 और Kg−1, ये जो है विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रा हो जाएगा। जल एक ऐसा पदार्थ है जिसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता 1 कैलोरी जूल−1 C−1 अर्थात 4200 जूल Kg−1 और K−1 होता है जल का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसी विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका हो, तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका हो जाएगा, यह गामा किरण का, किसका, गामा किरण का, इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम हो जाएगा। गामा किरण, इसकी खोज के कर्ता की अगर बात करेंगे तो ये जो पॉल विलार्ड ने गामा किरण की खोज किया था, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, गामा किरण की तरंगदैर्घ्य सबसे कम, जबकि ऊर्जा एवं आवृत्ति सर्वाधिक होती है गामा किरण की। गामा किरण की आवृत्ति की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो आवृत्ति जो है 10⁻18 से लेकर 10⁻22 हर्ट्ज जेड तक होती है, जबकि तरंगदैर्घ्य 3 × 10⁻−10 से लेकर 3 × 10⁻14 मीटर तक होता है। इस किरण में ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा होती है, जिसके कारण इसकी भेदन क्षमता अधिक होती है। रेडियो तरंग, इसकी खोज मार्कोनी ने किया था।
रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी ने किया था और इसका प्रयोग संचार में किया जाता है रेडियो तरंग। एक्स किरण, इसकी खोज रॉन्टजन ने किया था और इसका उपयोग चिकित्सा में होता है एक्स किरण की खोज। अवरक्त किरण, इसकी खोज विलियम हर्शेल ने किया था अवरक्त किरण। उष्मीय विकिरण, इस उष्मीय जो है अवरक्त किरण, इसकी खोज कौन किया था, तो विलियम हर्शेल ने किया था। और यह उष्मीय विकिरण है। अवरक्त किरण क्या है दोस्तों, यह जो है उष्मीय विकिरण है जो माध्यम को क्या करता है, गर्म कर देता है। नेक्स्ट है किसी धात्विक तार की प्रतिरोधकता P है। धात्विक तार की प्रतिरोधकता क्या है, P है। तो धात्विक तार की लंबाई के 2 गुना कर देने पर नई प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा, तो नई प्रतिरोधकता जो है क्या होगा, सिर्फ P ही होगा। यानी किसी धात्विक तार की प्रतिरोधकता P है, धात्विक तार की लंबाई को 2 गुना कर देने पर नई प्रतिरोधकता भी क्या हो जाएगा, P ही हो जाएगा। क्षेत्रफल प्रतिरोधकता धात्विक तार के विमाओं जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन आदि पर निर्भर नहीं करता, जिस कारण जो है P का P ही रह जाएगा। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम गुना मीटर होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो गया, ओम गुना मीटर। कॉपर के तार का प्रयोग विद्युत धारा के प्रवाह में किया जाता है। तो विद्युत धारा के प्रवाह में कॉपर का जो है प्रयोग किया जाता है, और क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता कम जबकि चालकता जो है क्या होती है, अधिक होती है। नेक्स्ट है यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना कर दीजिए, एक सर्किट जो है इसका प्रतिरोध क्या कर रहे हैं, दोगुना, तो वोल्टेज के समान रखने के लिए सर्किट में प्रभावित धारा क्या हो जाएगा, तो धारा जो होगा आधी घट जाएगी। क्या होगा दोस्तों, आधी घट जाएगी। किसी भी चालक के प्रतिरोध ओम मीटर द्वारा मापा जाता है। किसी भी चालक का जो प्रतिरोध किससे मापेंगे, ओम मीटर के द्वारा। मनुष्य के सूखे शरीर का प्रतिरोध 10 पावर जो है 5 ओम हो जाता है, जबकि भींगे हुए शरीर की प्रतिरोधकता अगर बात करेंगे तो यह जो है 1500 ओम हो जाएगा। भींगा हुआ शरीर, सूखा शरीर इतना प्रतिरोधकता हो जाएगा। बेलनाकार चालक के तल पर धारा घनत्व का मान क्या होता है, 0 होता है, और 0 केल्विन ताप पर, 0 जो है केल्विन ताप पर अर्धचालक से कोई भी विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है। नेक्स्ट दोस्तों, जब एक समान आवेशित गोले के भीतर कोई बिंदु है तो वहाँ विद्युत विभव भी जो है क्या होगा, तो भी की अगर बात करेंगे तो उतना ही रहता है जितना सतह पर रहेगा। यानी कि जब एक समान आवेशित गोले के भीतर कोई बिंदु है तो वहाँ विद्युत विभव भी उतना ही रहेगा जितना सतह पर रहेगा। किसी आवेशित चालक के भीतर कुल विद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0 होता है। किसी भी आवेशित चालक है उसके भीतर जो है क्या होगा, 0 हो जाएगा। किसी आवेशित चालक के लिए विद्युत क्षेत्र उस चालक की सतह पर लंबवत रेखा के रूप में जो है में दी जाती है। नेक्स्ट है एक पिंड क्षैतिज क्षेत्र में समरूप वृत्तीय गति कर रहा है। कैसा गति कर रहा है, समरूप वृत्तीय गति। इसके लिए नियत जो है क्या होगा, इसके लिए नियत हो जाएगा गतिज ऊर्जा। क्या होगा, एक पिंड क्षैतिज क्षेत्र में, एक पिंड क्षैतिज क्षेत्र में समरूप वृत्तीय गति कर रहा है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होता है, नियत। वैसे वृत्तीय गति जिसमें वृत्ताकार पथ पर चाल नहीं बदलती है, एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे वृत्ताकार पथ पर है और इसका चाल नहीं बदलेगा तो क्या होगा, इसको एक समान वृत्तीय गति कहेंगे। और एक समान वृत्तीय गति में चाल तथा गतिज ऊर्जा क्या होता है, नियत रहता है। और इसमें जो है चाल और गतिज ऊर्जा क्या होगा, दोनों कांस्टेंट नियत रहता है। और समान वृत्तीय गति की अगर बात करेंगे तो वेग का परिमाण तथा दिशा दोनों बदलते रहने का जो है कारण क्या होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। वृत्तीय पथ पर अनंत बार दिशा परिवर्तन होती है जिसके कारण वेग परिवर्तनशील होता है, जिससे कोणीय वेग, त्वरण, संवेग एवं बल भी क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। नेक्स्ट है निरपेक्ष प्रतिरोध। निरपेक्ष प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सी विधि, व्हीटस्टोन ब्रिज विधि, यानी कि 20 इसका बी नंबर जो है यही सही होगा, व्हीटस्टोन जो है ब्रिज विधि। निरपेक्ष जो है प्रतिरोध को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज 4 प्रतिरोधकों के एक संयोजन से बना ब्रिज है जिसमें 3 ज्ञात प्रतिरोध मान वाले प्रतिरोधों से चौथे अज्ञात प्रतिरोधों का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है।
रेले ने प्रकाश के परिकिरण संबंधित सिद्धांत दिया। तो प्रकाश के जो है परिवर्तन से के संबंध में जो नियम दिया वो है रेले ने दिया। ओम का नियम ओम ने दिया था। लॉरेंज वक्र की अगर बात करें तो लॉरेंज वक्र लॉरेंज वक्र यानी लॉरेंज वक्र किसी आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र के संयुक्त प्रभाव के कारण उत्पन्न जो है बल का परिमाण होता है और लॉरेंज वक्र। नेक्स्ट है दोस्तों खुले फ्यूज का जो प्रतिरोध क्या होता है। खुले फ्यूज इसका प्रतिरोध अनंत हो जाएगा। खुले फ्यूज का प्रतिरोध अनंत। खुले फ्यूज का प्रतिरोध तो अनंत हो गया। खुले परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होता है, यानी आई इक्वल टू क्या होता है 0। फ्यूज तार के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। फ्यूज तार जो है इसका कुछ गुण होना चाहिए, जैसे कि निम्न गलनांक। पहला क्या होना चाहिए, निम्न गलनांक होना चाहिए। उसके बाद निम्न ओमीय क्षति, उच्च चालकता, निम्न प्रतिरोधकता और कम कीमत होनी चाहिए। फ्यूज तार श्रेणी क्रम में परिपथ में जोड़ा जाता है। किस क्रम में, तो यह जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है परिपथ में। फ्यूज लेड और सीसा का एक मिश्र धातु का बना फ्यूज होता है। ठीक है, फ्यूज के संबंध में था। नेक्स्ट है प्रेरित धारा की दिशा निम्न में से जो प्राप्त की जाती है वो कैसे। तो प्रेरित जो है धारा की दिशा जो ज्ञात किया जाएगा कैसे, तो वह जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात किया जाता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाया जाए कि अंगूठा, तर्जनी एवं मध्यमा एक दूसरे के लंबवत हो। तो अंगूठा जो है आर्मेचर की गति की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और माध्यम जो प्रेरित धारा की दिशा को बताएगा। ये फ्लेमिंग का नियम था। लेंज के नियम द्वारा भी प्रेरित धारा की दिशा पता की जा सकती है। प्रेरित धारा उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम मोटर के कार्य प्रणाली को बताता है। फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है, बाएं हाथ का नियम यह क्या बताता है, तो ये जो मोटर की कार्य प्रणाली बताता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम विद्युत जनित्र के कार्य प्रणाली को बताता है। नेक्स्ट है वह तापमान जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए आवश्यक है। तो कितना तापमान चाहिए नाभिकीय संलयन के लिए, तो 10⁻7 के। कितना 10⁻7 के। जब दो नाभिक आपस में संलयित होकर एक नाभिक का निर्माण करता है तो उसे संलयन अभिक्रिया कहा जाता है। सूर्य में ऊर्जा जो उत्पन्न होता है, हाइड्रोजन बम भी यह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। नेक्स्ट है उप प्रधानमंत्री का जो पद है यह किस प्रकार सृजन हुआ। उप प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो संविधान से के प्रावधानों से हटकर हुआ है। कहने का अर्थ यह राजनीतिक उद्देश्य के लिए जो है जब किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलती है, यानी तो फिर कोई राजनीतिक लाभ के लिए यह जो है पद का सृजन किया गया, न कि मूल संविधान के अंतर्गत हुआ। इसका आंसर क्या होगा, बी। यानी उप प्रधानमंत्री भी कैबिनेट मंत्री के रूप में ही शपथ लेते हैं और प्रधानमंत्री पद का उल्लेख संविधान में भी नहीं किया गया। इस पद के राजनीतिक संतुष्टि के रूप में देखा जा सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल। मोरारजी देसाई भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री पद को भी संभाला था। नेक्स्ट है दोस्तों वह राष्ट्र का प्रतिनिधि करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह जो है पंक्ति किसके लिए सही लागू होता है, यह बिल्कुल राष्ट्रपति के संबंध में कहा गया है। बी नंबर आंसर होगा। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति राष्ट्र का संवैधानिक प्रधान होता है। अनुच्छेद 75 की अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है जो बहुमत दल का नेता हो। अनुच्छेद 81 लोकसभा का गठन बता चुके हैं, सरला याद कर लेंगे, सरला। 100 सांसद, 100 राज्यसभा, 100 लोकसभा। तो लोकसभा 81 यानी कि 79, 80 और 81। 81 में लोकसभा के बारे में चर्चा किया गया है, 80 में राज्यसभा और संसद 79। इतना आप याद रखेंगे। तो अनुच्छेद 81 तो लोकसभा हो गया। अनुच्छेद 93 की अगर बात करेंगे, अनुच्छेद 93, तो अनुच्छेद जो है 93 दोस्तों इसके अंतर्गत लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। अनुच्छेद 74 की अगर हम बात करेंगे, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को जो स्वविवेक अधिकार दिया गया है उसको छोड़कर शेष कार्यों के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है, जिसकी सलाह से राष्ट्रपति कार्य करेगा। राष्ट्रपति सरकार के औपचारिक प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री शासन का प्रधान होता है।
नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज से क्या तात्पर्य। अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज, इसका तात्पर्य है कि अर्थव्यवस्था तीव्र गति से उड़ान भरने लगती है। अर्थव्यवस्था जो है तीव्र गति से उड़ान भर लेती है। तो क्या होगा इसका आंसर बी। प्रोफेसर डब्ल्यू रोस्टर ने अपनी पुस्तक द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में टेक ऑफ स्टेज का उल्लेख किया। रोस्टर के अनुसार विकास की जो मुख्य 5 अवस्थाएं होते हैं दोस्तों। पहला है परंपरागत समाज की अवस्था, दूसरा है स्वयं स्फूर्ति से पूर्व की दशा, तीसरा स्वयं स्फूर्ति की दशा और चौथा परिपक्वता की अवस्था, पांचवी अर्थव्यवस्था उच्च जन उपभोग की अवस्था। टेक ऑफ स्टेज इसका उदाहरण जर्मनी में 1848 का, तो जर्मनी में 1848 के बाद और जापान में 1868 के बाद यह देखा गया था। नेक्स्ट है विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज की स्थापना किस देश के तर्ज पर की गई थी। तो सेज की जो स्थापना यह चीन के तर्ज पर, किस देश के, चीन। विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है चीन में 1978 ईस्वी में आया था। कब, तो 1978 ईस्वी में जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र चीन में आया था। भारत में 1 अप्रैल 2000 ईस्वी में सर्वप्रथम, भारत में तो 2000 ईस्वी में सर्वप्रथम की अगर बात करेंगे तो सेज जो है EPZ को सेज में बदला गया था। 2005 ईस्वी में विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम पारित हुआ और 2005 ईस्वी की अगर हम बात करेंगे मार्च 2005 ईस्वी में, मार्च जो है 2005, तो मार्च 2005 ईस्वी में विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम पारित हुआ था दोस्तों, जो कि जून 2005 ईस्वी में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और 1 जनवरी 2006 ईस्वी में सेज एक्ट को लागू कर दिया गया। 2006 ईस्वी में सेज एक्ट को लागू कर दिया गया और सेज एक्ट आया कब था, 2005 ईस्वी में। सेज के अंतर्गत उत्पादित वस्तुएं निर्यात किया जाता है। भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की स्थापना 1865 ईस्वी में। कनाडा एशिया का प्रथम EPZ है, कनाडा। नेक्स्ट है दोस्तों कि आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में जो प्रस्तुत किया जाता है, आर्थिक सर्वेक्षण संसद में जो प्रस्तुत किया जाता है प्रतिवर्ष कब किया जाता है, इसका जो है बिल्कुल 1 महीने से होगा। आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से जो है सामान्यतः 1 या 2 दिन पहले जो है यह बजट पेश किया जाता है। भारत में प्रथम बार आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में पेश किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। 1950-51 में पहली बार प्रस्तुत किया गया था प्रथम आर्थिक सर्वेक्षण। 1964 तक केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुतिकरण किया गया था और बजट प्रस्तुत करने से पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक समीक्षा की स्थायित्व पर RBI द्वारा रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। मौद्रिक नीति RBI द्वारा ही जारी की जाती है। RBI के द्वारा जो है मौद्रिक नीति, RBI के द्वारा मौद्रिक नीति जारी किया जाता है। RBI 1935 में स्थापना होता है, 49 में राष्ट्रीयकरण हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों डायमंड रिंग की घटना देखी जाती है। तो डायमंड जो है रिंग, इसकी घटना कब देखी जाती है, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण की शुरुआत में देखी जा सकती है डायमंड रिंग। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है क्या लगेगा, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण हो गया। पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक लेती है तो सूर्य के भाग कुछ सेकंड के लिए चमकदार अंगूठी के समान दिखाई देने लगती है, जिसे क्या कहते हैं, तो यह डायमंड रिंग कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, डायमंड रिंग। डायमंड रिंग को हीरक वलय भी कहते हैं, हीरक वलय। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तो चंद्रग्रहण लगता है और चंद्रग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन, तो चंद्रग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन लगता है। नेक्स्ट है भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है। तो ग्रीष्मकालीन जो मानसून है सबसे पहले पश्चिमी घाट में आता है। कहाँ पर, पश्चिमी घाट क्षेत्र में सबसे पहले ग्रीष्मकालीन मानसून आता है। भारत में मानसून सर्वप्रथम अरब सागर क्षेत्र से केरल के तट पर आती है। भारत में मानसून की दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी में आती है और भारत व विश्व में पर्वतीय प्रकार की वर्षा सबसे अधिक होती है। वर्षा मापी जो यंत्र है रेन गेज
समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा है उसको आइसोहाइट कहते हैं। आइसोहाइट समान वर्षा, मान लेते हैं यहाँ वर्षा होता है यहाँ, तो समान वर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली जो रेखा होता है उसको क्या कहते हैं, आइसोहाइट। और वर्षा को मापा जाता है किससे, तो रेन गेज, रेन जो है गेज से वर्षा की मात्रा को मापा जाता है। नेक्स्ट है केरल के कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य हाथियों के लिए जाना जाता है, तो केरल का कौन सा, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, केरल में। तो केरल का पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य यह हाथियों के लिए जाना जाता है, किसके लिए, हाथी। पारुल वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना राज्य के वारंगल जिले में स्थित है, जो 1952 में स्थापना किया गया था। जम्मू कश्मीर का दाचीग्राम नेशनल पार्क है जो हिरन के लिए जाना जाता है। राजस्थान के सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य जो बाघ और चीता के लिए जाना जाता है। झारखंड का डोलमा वन्यजीव अभ्यारण्य, झारखंड में जो डोलमा वन्यजीव अभ्यारण्य है ये किस लिए जाना जाता है, तो ये जंगली हाथियों के लिए जाना जाता है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडा के लिए जाना जाता है। कान्हा किसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है, स्लेट बलुआ पत्थर, यह बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि स्लेट बलुआ पत्थर का मिलान सही नहीं है। स्लेट का रूपांतरण चट्टान बलुआ पत्थर नहीं होता है, इसका शिस्ट होता है। शिस्ट चुना पत्थर जो है कांतित रूपांतरित जो है संगमरमर, चुना पत्थर मूल चट्टान इसका रूपांतरित हो जाएगा संगमरमर। डोलोमाइट का रूपांतरण क्या हो जाएगा, यह भी संगमरमर हो जाएगा। ग्रेनाइट का रूपांतरण नीस, और बेसाल्ट का रूपांतरण एम्पी पोलाइट, और गैब्रो का सरपेंटाइन हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस स्रोत से हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी प्राप्त होती है, तो पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी इंडिका से प्राप्त होती है। इंडिका जिसकी ये रचना कौन किया था, तो मेगास्थनीज की ये प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका, मेगास्थनीज। अर्थशास्त्र के संबंध राजनीतिक से है और कौटिल्य इसके रचयिता हो गया। चाणक्य को हम विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। मौर्य प्रशासन में सबसे अधिक जो है जानकारी अर्थशास्त्र से ही मिलती है, मौर्य के प्रशासन के बारे में सबसे अधिक, लेकिन यहाँ पर पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी इंडिका। चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र की तुलना जो है मैकियावेली के द प्रिंस जो है पुस्तक इनसे की गई है। अशोक को अभिलेख में सबसे अधिक जो लिपि है ब्राह्मी लिपि, और अशोक को शिलालेख का जो है जन्मदाता भी कहा जाता है। शिलालेख के प्रारंभ जो है अशोक के समय से ही प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है बिहार को बंगाल से अलग प्रांत बनाने के लिए आंदोलन, जिनके कारण 1912 ईस्वी में बिहार उड़ीसा समेत एक नया प्रांत बना, उसका नेतृत्व किसने किया था, तो उसका नेतृत्व हो जाएगा डीनमर यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा उसका नेतृत्व किया गया था। बंगाल के प्रशासन के साथ बिहार को 1733 ईस्वी में जोड़ दिया गया था। अकबर बिहार को एक अलग प्रांत 1580 ईस्वी में बनाया था, 1580 ईस्वी में अकबर। दीवानी अधिकार के समय बंगाल के साथ बिहार को बनाए रखा गया। 11 दिसंबर 1911 ईस्वी को जॉर्ज पंचम ने बिहार को बंगाल से अलग बनाने की घोषणा की, तो कब किया, 11 दिसंबर 1911 को, 11 दिसंबर 1911 ईस्वी को। 22 मार्च 1912 ईस्वी को इसकी अधिसूचना जारी की गई। तो 22 मार्च जो है 1912 ईस्वी को बिहार एक अलग प्रांत के रूप में जो है अधिसूचना जारी किया गया। लेकिन 1 अप्रैल 1912 ईस्वी 1 अप्रैल को 1912 ईस्वी को बिहार एक प्रांत के रूप में कार्य करना शुरू किया, और बिहार से भी उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को। तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार से भी उड़ीसा अलग हो गया। और फिर 15 नवंबर 2000 को बिहार से भी क्या हो गया दोस्तों, झारखंड अलग हो गया। नेक्स्ट है सरकार के अंगों में कौन कौन शामिल है, तो कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका, नगर पालिका नहीं, यानी कि 1 2 3 1 2 3 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 50 में शक्ति के पृथक्करण किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक रहकर कार्य करेगी। संविधान में कुल 3 अंग हैं और इसके पृथक पृथक कार्य हैं। न्याय की व्यवस्था न्यायपालिका द्वारा की जाती है। कार्यपालिका ऐसे विधायिका सदस्यों का समूह है जो कानून लागू करने एवं शासन चलाने का काम को देखती है। विधायिका में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होता है।
नेक्स्ट है ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं? ऑक्सेनोमीटर इसका प्रयोग जो है वृद्धि दर मापने के लिए प्रयोग किया जाएगा। बी नंबर इसका सही आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण के दर को कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक प्रभावित करता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। नेक्स्ट है दोस्तों क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? यह क्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। क्रेब्स चक्र की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में टेनिस रैकेट के आकार की संरचना होती है। क्रेब्स चक्र वायवीय शोषण में ही संपन्न होती है। क्रेब्स चक्र के अंत में 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होते हैं। राइबोसोम इसकी खोज पैलेट नामक वैज्ञानिक ने की थी। पैलेट नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम की खोज। राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। हरित लवक केवल पेड़ पौधे में पाए जाते हैं और हरित लवक में मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। मैग्नीशियम आयन है जो है हरित लवक में पाया जाता है। नेक्स्ट है 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023। 28वें जो है क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा के कौन से? तो सर्वश्रेष्ठ जो विदेशी भाषा की फिल्म और सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? तो ये RRR जो फिल्म है इन्हीं को दिया गया, यानी कि इसका C नंबर हो जाएगा। और ये फिल्म RRR के नाटू नाटू जो गाना के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी दिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है यदि किसी पिंड A का द्रव्यमान B के द्रव्यमान के दोगुना हो जाए, दोनों पर समान बल लगाया जाए तो क्या होगा? A का त्वरण B की तुलना त्वरण का आधा हो जाएगा, यानी कि C नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों संकोश नदी जो है, संकोश नदी यह सीमा बनाती है। तो संकोश नदी की अगर बात करेंगे तो यह सीमा बनाएगी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच। कौन से? तो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच। संकोश नदी उत्तरी भूटान से निकलती है। संकोश नदी ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो उत्तरी भूटान से निकलते हुए या ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है संकोश नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की अगर बात करेंगे तिब्बत, चीन, भारत और बांग्लादेश होकर बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। सुबनसिरी नदी जो है तिब्बत के पूर्व पर्वत से निकलती है। लखीमपुर जिला में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? तो पीर पंजाल जो श्रेणी है कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, यह सब जम्मू कश्मीर में यानी कि मुख्य दर्रा। बोमडीला की अगर बात करेंगे बोमडीला तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा बोमडीला। तो बोमडीला अरुणाचल प्रदेश। थालघाट की अगर बात करें दोस्तों, थालघाट तो यह महाराष्ट्र में स्थित है और पालघाट केरल में स्थित है। पालघाट कहाँ? केरल। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, बारालाचा। नेक्स्ट दोस्तों तुलबुल परियोजना निम्न में से किस नदी पर? तुलबुल परियोजना, तो तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी हो जाएगा, डी नंबर इसका आंसर है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर स्थित है। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर है। भाखड़ा नागर परियोजना सतलज नदी पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर है और इडुक्की परियोजना पेरियार नदी केरल में। नेक्स्ट है हेरोइन जो प्राप्त की जाती है किससे? तो जैसा कि जानते हैं हेरोइन जो है यह अफीम के पोस्ता, यानी इसका बी नंबर आंसर होगा। अफीम के पोस्ता से प्राप्त की जाती है हेरोइन। अफीम जिसका वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमनीफेरम है, इसके दूध को सुखाकर सेवन करने से नशा आती है। अफीम में 12% तक मार्फिन पाई जाती है, जिसका प्रसंस्करण कर हेरोइन बनाया जाता है। अफीम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो यह अफगानिस्तान में अफीम का जो है सबसे अधिक उत्पादन होता है। जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। यह परिभाषा किसने दी थी? यह परिभाषा जो है जॉन सीले के द्वारा दिया गया था, जॉन सीले। जनतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होते हैं। उपयुक्त कथन जो है जॉन सीले का है। डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द डेमोस और क्रेसिया से हुई। डेमोस जिसका अर्थ है लोग और क्रेसिया का अर्थ है शासन। लोकतंत्र अर्थात जनतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन से। लोकतंत्र की आधुनिक परिभाषा भूतपूर्व अमेरिका राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दिया था कि प्रजातंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा संचालित क्या है? एक शासन प्रणाली है। विश्व बैंक का मुख्यालय की जहाँ तक बात किया जाए तो विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ? यह वाशिंगटन DC में विश्व बैंक के मुख्यालय है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा हो जाएगा। तो जेनेवा जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय हो जाएगा। और यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी मुख्यालय कहाँ है? यह वाशिंगटन डीसी में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इसका मुख्यालय जेनेवा हो गया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का भी मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट है दोस्तों अदृश्य निर्यात का क्या अर्थ? अदृश्य निर्यात, इसका अर्थ है सेवा का निर्यात, सेवाओं का निर्यात, यानी कि इसका नंबर 1 नंबर हो जाएगा। विगत जो है दशकों में अदृश्य व्यापार में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। अदृश्य व्यापार में सेवा क्षेत्र के अंतर्गत बीमा, बैंकिंग, कंसल्टेंसी आदि जो है शामिल किया जाता है। व्यापार 2 प्रकार के होते हैं, अदृश्य व्यापार और दृश्य व्यापार। व्यापार 3 प्रकार से होते हैं, सेवा व्यवसाय, व्यापारिक व्यवसाय और विनिर्माण या उद्योग व्यवसाय। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुआ? ये जो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य है कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़, नहीं इसका नंबर सी नंबर हो जाएगा, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। वर्तमान समय में मेहरगढ़ की अगर बात करेंगे तो दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है। लोथल से हमें बंदरगाह जो है, बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए लोथल से। पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता का जुर्मा राजधानी बताया। वर्तमान समय में हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने दिया था और मुंडी गौक अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों महिला प्रीमियर लीग टूर्नामेंट क्रिकेट में विजयी हुए क्रिकेट टीम का नाम क्या है? तो महिला प्रीमियर लीग यानी कि वोमेन जो है प्रीमियर लीग, इसका जो है 2023 में जो खेला गया था संस्करण, तो पहली बात है यह प्रथम संस्करण था। कौन सा? प्रथम संस्करण था, प्रथम। इसमें स्मृति मंधाना सबसे महंगा जो है खिलाड़ी था। महिलाओं का क्रिकेट है और इसमें फाइनल में जो जीता है मुंबई इंडियंस, यानी कि 2 नंबर इसका सही हो जाएगा। तो मुंबई इंडियन जीता है, मुंबई इंडियन। और किसको हराया था? यह दिल्ली कैपिटल्स को हराया, दिल्ली कैपिटल्स को। और यह जो आयोजन जो किया गया था ब्रेबोर्न स्टेडियम में आयोजित किया गया था, मुंबई में ही। नेक्स्ट दोस्तों निम्न में से कौन सा कथन सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का सर्वोत्तम रूप परिभाषित करता है? इसका कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर अतिरिक्त उपभोग और अतिरिक्त आय हो जाएगा इसका। तो दूसरे शब्दों में जब आय में परिवर्तन के कारण उपभोग में भी परिवर्तन होता है तो इस अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कुल अतिरिक्त आय का वह अंश है जो लोग उपभोग में प्रयोग करते हैं और उपभोग में परिवर्तन को आय में परिवर्तन से भाग करके सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतों और मौद्रिक आय दोनों आधी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगा? तो वास्तविक आय क्या हो जाएगा? इसका जो है डी नंबर यानी कि अपरिवर्तित होगा। कहने का मतलब है कि यदि एक दी हुई समयावधि में कीमत तथा मौद्रिक आय दोनों आधी हो जाए तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रह जाएगी। क्योंकि अगर कीमतें आधी होती है तो इसके साथ ही मौद्रिक आय भी आधी हो जाती है, अर्थात अभी भी इस मौद्रिक आय से उतना ही वस्तुएं खरीदी जा सकती है जितना पहले खरीदी जा सकती है। यदि एक व्यक्ति की आय 20% बढ़ा दी जाए, मुद्रास्फीति भी 20% बढ़ जाए तो व्यक्ति की वास्तविक आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि वास्तविक आय में कोई वृद्धि नहीं हुई। मौद्रिक आय एक प्रत्यक्ष आय है। मौद्रिक आय की अगर बात करेंगे यह क्या है दोस्तों? यह एक प्रत्यक्ष इनकम है जो प्रत्यक्ष व्यापार संचालन से प्राप्त होती है। वास्तविक आय अर्जित धन है जिससे मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया जाता है, इससे वास्तविक मजदूरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो देता। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करें? तो यह कथन जो है शेरशाह सूरी का, जो सूर वंश के संस्थापक थे और दिल्ली की गद्दी पर हुमायूं को
अबदस्त करके बैठा था। तो मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो देता। मध्यकालीन शासन जो शेरशाह सूरी का है, शेरशाह ने 1544 में मारवाड़ पर कब्जा किया था। तो 1544 ईस्वी में मारवाड़ पर आक्रमण किया। मारवाड़ के शासक मालदेव के खिलाफ मालदेव की जो है विशाल सेना देखकर आश्चर्यचकित हो गया और उसी संदर्भ में यह कथन कहा था। शेमाल की 1544 ईस्वी में शेरशाह ने चतुराई का परिचय देते हुए मालदेव में सरदारों के प्रति अविश्वास भर दिया और शेरशाह में शेर और लोमड़ी दोनों के गुण थे। शेरशाह सूरी, इसका जो शेर शाह जो नाम पड़ा, कहा जाता है कि एक शेर को एक ही तलवार में मारकर गिरा दिया था, जिससे वहाँ के जो है शासक ने इसे शेरशाह कहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से एक संगीत वाद बजाने में औरंगजेब दक्ष था। औरंगजेब जो कि संगीत का विरोधी मानता था, लेकिन खूब बीना बजाने में पारंगत था। इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर। अकबर नगाड़ा बजाने में निपुण था। औरंगजेब को हम आलमगीर के नाम से भी जानते हैं। औरंगजेब जो सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर जो है, इसकी हत्या कर दी 1675 ईस्वी में। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक था और औरंगजेब चित्रकला पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब संगीत पर भी प्रतिबंध लगा दिया, इसलिए जो है और जितने भी संगीतज्ञ और गाने बजाने वाला था सबको अवकाश दे दिया। तो संगीत पर सबसे ज़्यादा किताब भी इन्हीं के समय में लिखा गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से राजमुकुट के अधिकार में आ गया? तो कौन सा एक्ट था? यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। यानी 1857 की क्रांति जब हुआ था, जिसमें 1857 की क्रांति के द्वारा कंपनी के हाथों से भारत का जो है शासन निकल गया और यह डायरेक्ट जो है ब्रिटिश शासन का अधिकार आ गया इस पर। तो भारत शासन एक्ट 1858 ईस्वी के द्वारा भारत में क्राउन का शासन प्रत्यक्ष रूप से प्रारंभ हो गया। 1857 ईस्वी के महान क्रांति के बाद महत्वपूर्ण परिणाम कंपनी के शासन का अंत हो गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण जो है प्रारंभ हुआ था और 1858 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। 1858 ईस्वी ब्रिटेन की जो प्रधानमंत्री पार्म स्टॉर्म था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन जो 1907 ईस्वी में हुआ था, इसके अध्यक्ष को सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में इसके अध्यक्ष थे आर.बी. घोष। 1907 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गया था। 1907 ईस्वी में कांग्रेस दो भागों में, एक था गरम दल और एक नरम दल बट गया था और इसके अध्यक्ष तो वही हो गया आर.बी. घोष। कांग्रेस विभाजन का मूल कारण रणनीति को लेकर था। सूरत अधिवेशन में जैसा कि बताया दो भाग, नरम विचार वाले को गरम विचार वालों को कांग्रेस ने निष्कासित किया। हालांकि फिर 1916 ईस्वी में दोनों का जो है 1916 ईस्वी में दोनों फिर एक प्लेटफॉर्म पे आए, दोनों मिल गया और 1916 ईस्वी में जब उस समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन, अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। नेक्स्ट है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को निम्नलिखित में से किसने चलाया था? तो कौन हो जाएगा? श्यामजी कृष्ण वर्मा। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी, इसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। इसे इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। बी.डी. सावरकर भी इस संगठन से जुड़े हुए थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था। कब? तो यह जो है 1905 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया। सर सैयद अहमद खान 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किया था। नेक्स्ट है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत जो है किया जा सकता है किसके द्वारा? तो यह किसके द्वारा किया जा सकता है? तो उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत करने के संबंध में जो नीति लागू है, उसी के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को भी जो है पद से हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग के संबंध में उपबंध है, जो राष्ट्रपति को संसद द्वारा हटाए जाने की प्रक्रिया है। महाभियोग भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया था? अमेरिका के संविधान से लिया गया। भारतीय राष्ट्रपति संविधान में राष्ट्रपति के अतिरिक्त निम्नलिखित पदों को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाने का प्रावधान, जैसे कि CAG, कैग जिसको बोलते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त,
उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि को जो है महाभियोग जैसी प्रक्रिया के तहत इसे हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्याख्या करता है, परंतु यह स्वतंत्रता कहाँ नहीं थी, तो यह अनुच्छेद 19 का 1 में है। इसमें अनुच्छेद 19 का 1 मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। भाग की अगर बात करेंगे तो यह भाग 3 है। लिया कहाँ से गया है, तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकार संविधान के प्रारंभ में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। एक मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 में था, इसको जो है 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 ईस्वी में इसको संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 300 का क में इसको रख दिया गया। इतना आप याद रखें। नेक्स्ट है, कुछ मूल अधिकार सैनिक बलों के सदस्यों को प्राप्त नहीं है। इस विषय पर निर्णय लेने का अधिकार किसे, तो इस विषय पर निर्णय लेने का अधिकार संसद को है कि किस मौलिक अधिकार को जो है सैनिक बलों को कम करना है या कुछ समय के लिए निलंबित करना। तो यह जो इसका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। यानी कुछ मौलिक अधिकार सैनिक बलों के सदस्यों को प्राप्त नहीं है, इस विषय पर निर्णय कौन लेगा, संसद। मूल अधिकार पर कानून बनाने का अधिकार भी संसद को ही है। मौलिक अधिकार का सैनिक और सुरक्षा संबंधी कानून बनाने पर उल्लंघन हो सकता है। अभी जस्ट बताएं, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक इसके बारे में चर्चा किया गया है। मौलिक अधिकार भारत में युद्ध घोषित करने अथवा शांति समझौते का निर्णय लेने का विधि के अनुसार कौन सक्षम है, कानून के अनुसार जो है भारत में युद्ध की घोषणा करना और शांति समझौता करने का निर्णय कौन लेता है, यह जो है राष्ट्रपति। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सी। भारत में युद्ध घोषित करने अथवा शांति समझौते का निर्णय लेने का जो विधि के अनुसार राष्ट्रपति सक्षम है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। यह कुल 3 प्रकार के जो आपात हैं, एक है राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और फिर वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात अब तक 3 बार लागू हो चुका है। कब तक, 1962। पहली बार लागू होता 1962, दूसरी बार 1971 और तीसरी बार 1975। राष्ट्रीय आपात काल 2 बार युद्ध के कारण और 1 बार जो है आंतरिक अशांति कारण। ये 2 बार युद्ध के कारण और 1 बार आंतरिक अशांति। पहली बार लागू हुआ था चीन आक्रमण जब क्या था, भारत पर उतरा। उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच 1971 में जब युद्ध हुआ था उस समय लागू हुआ था। उसके बाद आंतरिक अशांति कारण इंदिरा गांधी के समय में 1975 ईस्वी में आपातकाल लागू किया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल को राष्ट्रपति की घोषणा के 1 माह के अंदर संसद द्वारा अलग अलग अनुमोदन करना अनिवार्य है और भारत में अब तक वित्तीय आपात एक भी बार लागू नहीं हुआ। भारत के राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरा जाना आवश्यक है। कितने दिन, तो यह 6 माह के अंदर जो है भरा जाना आवश्यक है राष्ट्रपति के पद। संविधान के अनुच्छेद 62 के आधार पर राष्ट्रपति के पद को रिक्त होने पर 6 माह के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव करना आवश्यक है, इसके संबंध में कहा गया। हालांकि अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के पद की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 53 जो है कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगा। इसको इस प्रकार याद कर सकते हैं, पकानी कोका दियो दशम। पकानी राष्ट्रपति पद, कौशक हो गया कार्यपालिका का प्रधान। इस तरह 52-53 से चल जाएगा। और अनुच्छेद 61 में महाभियोग है। अनुच्छेद 60 में जो है शपथ ग्रहण के बारे में चर्चा किया गया अनुच्छेद 60 में। और अनुच्छेद 61 तो महाभियोग है। अनुच्छेद 62 इसके आधार पर राष्ट्रपति के पद को रिक्त होने पर जो है 6 माह के अंदर भरने की चर्चा की गई है। यानी ये जो क्वेश्चन है 67 के अनुच्छेद 62 से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, भारत ने समवर्ती सूची का विचार जो है कहाँ से लिया। समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया, यह जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया। मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से क्या लिया है, मौलिक अधिकार। जर्मनी के संविधान से आपातकाल लिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका का संविधान संशोधन जो है लिया गया। नेक्स्ट है, बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई पर के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं को क्या कहते हैं, कंटूर रेखा। बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई पर जो है, माने बराबर अंतराल पर है उसी ऊंचाई पर जोड़ने वाले क्या कहेंगे, तो ये जो कंटूर रेखा कहा जाता है।
आइसोबार जो है समदाब को दर्शाने वाली रेखा है। और आइसोनीफ यह जो बर्फ गिरने के समान क्षेत्र को दर्शाने वाली रेखा है। आइसोनेफ जो है आइसोनेफ तो मेघ आच्छादन के समान क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा। हालांकि आइसोटिच जो है मौसम मानचित्र पर पवन की समान गति वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा होती है। और आइसोरेम ये जो है पाला गिरने के समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। नेक्स्ट दोस्तों, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध क्या होता है? तो यह जो संबंध क्या होता है? प्रतिलोम यानी कि इन्वर्स संबंध होता है। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध जो है प्रतिलोम यानी इन्वर्स होता है। मुद्रा का प्रमुख गुण उसका तरलता। मुद्रा के जो है मुख्य कार्य जो है विनिमय का साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है और मुद्रा मूल्य का मापक भी है। मुद्रा जो है मूल्य का क्या है? एक मापक। प्रोफेसर जॉनसन ने एसेज ऑन मॉनेटरी इकोनॉमिक्स पुस्तक लिखा गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? गांधीवादी जो अर्थव्यवस्था है किस पर आधारित होगा? तो यह जो है न्यास पर। किस पर? न्यास। न्यास के सिद्धांत के अनुसार अमीर लोग ट्रस्टों के ट्रस्टी होंगे जो सामान्य रूप से लोगों के कल्याण और देखभाल करेंगे। गांधी जी इस अवधारणा को रस्किन बॉन्ड की जो पुस्तक है अनटू द लास्ट से लिया। गांधी जी लघु और कुटीर उद्योग के प्रबल समर्थक थे। गांधी जी हेनरी डेविड और थोरोलियो टॉल्स्टॉय आदि विद्वान से भी बहुत प्रभावित थे। लियो टॉल्स्टॉय की एक पुस्तक है वार एंड पीस और सविनय अवज्ञा पुस्तक से भी बहुत प्रभावित है। और सविनय अवज्ञा। गांधी जी गीता पुस्तक से भी बहुत प्रभावित है। नेक्स्ट है, कपड़े साफ करने में प्रयोग में आने वाली जो डिटर्जेंट है वो कौन सी? वह डिटर्जेंट सल्फोनेट हो जाएगा। कौन सी? सल्फोनेट। डिटर्जेंट लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं। ये कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं। ये कठोर जल में भी प्रभावी होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं होती है? तो पक्षियों को जो बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ने वक्त सांस की परेशानी महसूस नहीं होती है, क्योंकि उनमें जो अतिरिक्त क्या होता है? वायु कोश होता है। उसमें क्या होता है? अतिरिक्त वायु कोश। यूनिवर्स का आंसर होगा। पक्षी वर्ग में 4 वेश्मी होते हैं। 4 वेश्मी होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। पक्षी का श्वसन अंग फेफड़ा ही होता है। क्या होता है? फेफड़ा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पर राज्य सरकार की अनन्य अधिकारिता जो है तो किस पर हो जाएगा? राज्य सरकार की अनन्य अधिकारिता तो वह हो जाएगा बिक्री कर पर। किस पर दोस्तों? बिक्री कर पर। निगम कर केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है। बिक्री कर राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर है। सीमा शुल्क केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है। भेंट की अगर बात करें तो 1 अप्रैल 2005 ईस्वी को लागू हुआ था। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017 ईस्वी को लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 ईस्वी को। और विश्व में फ्रांस जो ऐसा प्रथम देश है जिन्होंने सबसे पहले जीएसटी लागू किया। भारत में जीएसटी लागू हुआ था कनाडा के मॉडल पर। नेक्स्ट है स्लेग जो यह नाम किसने दिया था? स्लेग के नाम की अगर बात करेंगे यह कौन दिया था? तो गलित कैल्शियम सिलिकेट। कैल्शियम सिलिकेट जिसका सूत्र CaSiO3 हॉल 2 होता। कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग चूना बनाने में, टूथपेस्ट, दंतमंजन, सीमेंट उद्योग आदि में की जाती है। ब्रोमीन का उपयोग रंग उद्योग तथा औषधि आदि में किया जाता है। ब्रोमीन एकमात्र क्या है दोस्तों? यह अधातु। नेक्स्ट है, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? कितने भेद हो जाएगा? कुल 4 भेद। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। तो 4 कौन कौन है? कालवाचक है, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। नेक्स्ट है, रीति शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? रीति। तो रीति का बहुवचन इस तरह से रीति ही होगा। क्या हो जाएगा? 77 का डी यानी रीति का बहुवचन रीतियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीतियां। नेक्स्ट है, उत्प्रेक्षा अलंकार जो किसका उदाहरण है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार जो है, मानो घर घर ना हो कोई चिड़िया घर हो। तो यह जो है इसका उदाहरण है। तो यह उदाहरण है
उत्प्रेक्षा अलंकार का। जब उपमेय में उपमा ही संभावना प्रकट करे तो उत्प्रेक्षा जो अलंकार कहा जाता है। मानो, मानहु तथा जानो द्वारा कवि संभावना प्रकट करते हैं। नेक्स्ट है पानी शब्द का वचन क्या हो जाएगा, पानी। तो पानी जो कौन सा वचन हो जाएगा, तो पानी जो है सदा एक वचन ही रहेगा। क्या होगा, सदा एक वचन, ऑलवेज। नेक्स्ट है प्राकृतिक के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है दोस्तों। तो प्राकृतिक जो सुकुमार कवि है सुमित्रानंद पंत है, इसका डी नंबर हो जाएगा। सुमित्रानंद पंत को प्राकृतिक के सुकुमार कवि कहा जाता क्योंकि इनके काव्य में प्राकृतिक के सूक्ष्म रूप उकेरे गए। नेक्स्ट है एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः जो होता है क्या हो जाएगा, तो यह जो होता है क्या, केवल एक्स क्रोमोसोम हो जाएगा। क्रोमोसोम केंद्रक द्रव में धागेनुमा पदार्थ जाल की बिखरी दिखाई पड़ता है और इसे क्रोमैटिन कहते हैं। यह प्रोटीन एवं डीएनए का बना होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन सिकुड़ कर अनेक मोटे और छोटे धागों के रूप में संगठित हो जाते हैं। इस धागे को गुणसूत्र कहते हैं। मानव में क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ी होती है। कितनी, तो 23 जोड़ी। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन की अगर कार्य की बात करेंगे तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, यह एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन। रक्त दो प्रकार के होते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। रक्त आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जिसमें हीम नामक रंजक होता है जिसके कारण रक्त का रंग क्या होता है दोस्तों, तो लाल होता है। हीमोग्लोबिन लोह युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में संयोग करने में सक्षम रखता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लोह यौगिक हिमेटिन है। हीमोग्लोबिन की कमी से रक्त क्षीणता रोग होता है। आरबीसी, इसकी संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। तो आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात किया जाता है, हीमोसाइटोमीटर। नेक्स्ट है सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है, तो सबसे तेजी वाला कौन सा, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जिसे पर्यावरण का आतंक माना जाता है पौधा। यूकेलिप्टस ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक पाया जाता है। सबसे लंबा वृक्ष क्या है, सिकोया। सिकोया सबसे लंबा हो जाएगा दोस्तों, सिकोया जो एक नग्न बीजी पेड़ है और इसकी ऊंचाई 120 मीटर तक होती है। तो सिकोया 120 मीटर तक जो है लंबी होती है। सिकोया को कोष रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहा जाता है। सबसे छोटा बीज ऑर्किड है और सबसे बड़ा बीज साइकस। साइकस को जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है, साइकस को जीवित जीवाश्म। नेक्स्ट है फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है, तो रुधिर वाहिका को क्या कहते हैं, फुसफुस धमनी। इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक व्यक्ति जो है रिसस जो है धनात्मक होते हैं। सबसे अधिक व्यक्ति क्या हो सकता है, धनात्मक जो ब्लड ग्रुप के सबसे अधिक होते हैं भारत। नेक्स्ट है जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। जीवाणु को नष्ट करने के लिए कौन सा हो जाएगा, यह क्लोरीन। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए जो है क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में, मास्टर गैस बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने और कपड़ों तथा कागज को विरंजित करने में प्रयोग में लाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल लैब में प्रतिकारक रूप में, रंग उत्पादन में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, स्टोरेज बैटरी आदि के प्रयोग में यह किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है, नीला थोथा यह रासायनिक रूप से कॉपर सल्फेट, क्या कॉपर सल्फेट। नीला थोथा यानी कि नीला कशिश रासायनिक रूप से कॉपर सल्फेट। इसका रासायनिक सूत्र की अगर बात करेंगे तो CuSO4 5H2O जो है नीला थोथा का रासायनिक नाम है। इसका प्रयोग उद्योग में रासायनिक निर्माण हेतु माध्यमिक के रूप में पेंट उत्पादन तथा विद्युत लेपन में करते हैं। इसका उपयोग कवकनाशी की तरह किया जाता है। इसे तुतिया भी कहते हैं और यह तांबा का सबसे प्रमुख यौगिक। नेक्स्ट है भारत के स्थलाकृति मानचित्र कौन बनाता है, तो भारत के जो स्थलाकृति मानचित्र कौन बनाएगा, तो यह जो कौन हो जाएगा, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कौन, एक नंबर है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग जिसकी स्थापना 1851 ईस्वी में हुई थी। भारतीय सर्वेक्षण विभाग जिसकी स्थापना 1767 में हुआ था और भारतीय पुरातत्व विभाग इसकी स्थापना 1861 ईस्वी में। नेक्स्ट है दोस्तों एंजाइम मूलतः क्या, एंजाइम की अगर बात करेंगे यह मूल रूप से क्या हो जाएगा, एक प्रोटीन। एंजाइम क्या है, एक प्रोटीन।
एंजाइम जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। एंजाइम का संश्लेषण शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में होता है। प्रोटीन जो है बड़े जटिल एवं नाइट्रोजन युक्त यौगिक है जो पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी एमिनो अम्ल के कई सौ छोटी इकाइयों से निर्मित होते हैं। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आदि के तत्व भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में डीआरडीओ के जो है अध्यक्ष? डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? समीर वी कामत जो है डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में भारतीय सेना और रक्षा विज्ञान संस्था के तकनीकी विभाग के रूप में की गई थी। और इसरो के अध्यक्ष की अगर बात करेंगे, सोमनाथ जो है इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म हो गया। इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों कि एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाले भारत का पहला राज्य कौन? तो एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट जो है मैथ है, जैसे कि कॉस 52 डिग्री प्लस कॉस 68 डिग्री प्लस कॉस 172 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको अगर आप हल करें इसका आंसर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 0। नेक्स्ट है x² प्लस 7x और प्लस 10, इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? इसका गुणनखंड हो जाएगा, अगर गुणनखंड करेंगे तो x + 5 × x + 2। नेक्स्ट दोस्तों है, इसको एक शब्द दिया हुआ है जिसमें अक्षरों को अलग अलग कितने तरह से क्रमबद्ध की जा सकती है, जबकि स्वर सदा एक साथ ही रहेगा स्वर अक्षर। इसको अगर आप बनाएंगे तो क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें अगर आप हल करेंगे तो 50 400 जो है आता कितना? तो 50 जो है 400 अक्षर सदा जो है क्रमबद्ध इतना बड़े प्रकार से इसको अलग अलग तरह से किया जा सकता है। और नेक्स्ट है, किसी थैले में 4 उजली और 5 काली गेंद है, उनमें से 3 गेंदें निकाली जाती है, तो एक उजला 2 काला गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? तो इसको अगर आप हल करेंगे 10/21 हो जाएगा। नेक्स्ट है, मई 2023 ईस्वी में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है किसको? यह दामोदर मोजो को दिया गया, दामोदर मोजो। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 2021 में नीलमणि फुकन को दिया गया था, और यह दामोदर मोजो दिया गया था कोंकणी भाषा उपन्यासकार, आलोचक और पटकथा, यानी कि कोंकणी भाषा के लिए दिया गया था। नेक्स्ट है, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो आई एक्सपेक्ट टू रिटर्न डैश मुंबई डैश मार्च 15। तो क्या होगा? तो इसका जो है 1 नंबर फ्रॉम पहले फिर ऑन होगा। नेक्स्ट है, चूज द जो है एनाटॉमी। तो इसका जो एनाटॉमी 97 नंबर का क्या हो जाएगा? एस्टेंजी का जो उल्टा शब्द जो है क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी कि जेनियस। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम्स गिव बिलो। तो द इन्स एंड आउट्स, इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा डिटेल्स। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट जो है पेसिव ऑफ द सेंटेंस गिव बिलो। तो डज द एवर ड्रिंक टी, इसका जो है पेसिव बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका होगा इज टी एवर ड्रिंकिंग बाय हिम। नेक्स्ट है दोस्तों, चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस ही सेड टू मी, यानी कि हैव यू सीन माय मोबाइल। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा शी आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हर मोबाइल, यानी कि इसका नंबर 1 नंबर हो जाएगा। तो 100 नंबर तक यहाँ क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाएँ, और इसी तरह अपना जो है तैयारी को बूस्ट करते रहें। थैंक यू।